नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से समग्र बैच में। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी 11वीं एनसीईआरटी के हिंदी माध्यम में 7वें अध्याय के बारे में। टाइटल है आपके पास में दोस्तों, वायुमंडल का संगठन। राइट। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द वेरी बेसिक थिंग कि सर हमारा वायुमंडल, हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके से उसका कंपोजिशन है, उसकी संरचना क्या है। आइए इस क्लास को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू द समग्र बैच। याद रखिएगा कि इससे पहले 6 क्लासेस हैज ऑलरेडी बीन फिनिश्ड और ये 7वीं क्लास आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलने वाली है दोस्तों? टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च बार पे लिखेंगे @jagdish_jangid123। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप हमसे जुड़ भी पाएंगे दोस्तों। और इस क्लास से या यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड या अन्य किसी भी प्रकार के एकेडमिक डाउट्स और क्वेरीज के लिए आप रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम पे ही @JJ_Sir_PW_UPSC पे। यह आपके पास में एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन दिया गया है ताकि विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अलावा टीचर से भी कनेक्ट हो पाए। दोस्तों आपको पीडीएफ व अन्य तमाम जानकारी यहीं पे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। मैं बताता हूं, जैसे कि मैं हर क्लास में दोहराता हूं, इस क्लास में भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सर हम पीडब्ल्यू ऐप पे जाकर के ये जो समग्र बैच अभी हमने एनरोल कर रखा है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर विद्यार्थी यहाँ पे क्लासेस लाइव देख पा रहा है। इंपॉर्टेंट बुक सीरीज कवर की जा रही हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और तमाम जो भी विषयात है जो आपकी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनको भी आगे जोड़ा जाएगा। ज्योग्राफी के विषय में मैं क्लासेस ले रहा हूँ, मंजू मैम हैं और भी श्वेता मैम हैं और हमारे लोकेश सर हैं, अन्य कई इस तरीके से जो हैं अपने कैटेगरी में श्रेष्ठतम अध्यापन के लिए जाने जाने वाले गणमान्य के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। आई होप आप मात्र ज्ञान अर्जन ही नहीं, उस ज्ञान को कहीं न कहीं कसौटी पे भी खरा उतारने की कोशिश करेंगे और हर संडे को इवनिंग में होने वाले टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितना हम टेस्ट देंगे हमें पता चलेगा कि क्या आपने वीडियो अटेम्प्ट कर लिया या पीडीएफ पढ़ ली या नोटबुक पढ़ ली, उसके बाद में हमने जो ज्ञानार्जन किया है उसकी वाकई कोई उपयोगिता है, कोई यूटिलिटी है या नहीं है। कंसेप्ट को सीखना और उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस आंसर सॉल्व कर पाना दोनों ही भिन्न चीजें होती हैं, जरूर चेक कीजिएगा। और इस क्लास को शुरू करने से पहले आई मस्ट टेक योर 1 मिनट, है ना। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि समग्र बैच स्पेसिफिकली जो हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, इनको आपने बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ में क्लास को कहीं न कहीं ध्यान से पढ़ा है। एक एंगेजमेंट एक कहीं न कहीं जो स्टूडेंट्स का देखा गया है, एंड आई एम ट्रूली ट्रूली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू कि आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा अटेंशन के साथ में देखते भी हैं। कई स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए, होमवर्क कंप्लीट किया। मोर देन 500-600 स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम पे बेसिकली होमवर्क सबमिट किया। आई मस्ट टेक ए मोमेंट टू अपलॉड ऑल ऑफ यू। देखिए, होमवर्क कहीं न कहीं जो हमारी स्कूल की या कॉलेज की एक हैबिट हुआ करती थी कि जो पढ़ा उसको लिखा भी जाए, और यह लेखन कला के आधार पे ही कहीं न कहीं आपकी यहाँ पे क्या होने वाला है, मूल्यांकन भी होने वाला है। सो प्लीज लिखने की आदत ना छोड़िएगा, इसको जारी रखिएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, आज हम इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। आपका लेसन नंबर 7 है। हेडिंग डाल दीजिए, वायुमंडल का संगठन व संरचना। कंपोजिशन और स्ट्रक्चर क्या है, हमारी जो ये पृथ्वी है इस किस तरीके से बनी है, ब्रह्मांड किस तरह से बना है, सौर मंडल की संरचना पड़ी, पृथ्वी को जाना, उसकी अंदरूनी स्ट्रक्चर को जाना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को जाना, पृथ्वी की बाह्य सतह पे कौन कौन से बेसिकली स्थलाकृतियां बनती हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनने के पीछे कौन कौन से बल कारक रहते हैं, है ना। हर एक चीज हवा से, पानी से या फिर आपके पास में हिमनद से किस तरह के जो है आपके निक्षेपण के कारण या फिर कहीं न कहीं अपरदन के कारण कैसी स्थलाकृतियां बनती हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली थी। अब हम ये जानते हैं कि सर ये खाली सतह ही नहीं, पृथ्वी के इसके भी बियॉन्ड क्या है आपके पास में, एटमॉस्फेयर की कई सतह है, कई लेयर्स है। हम उन सतहों के, उन लेयर्स के बारे में जानने सीखने की कोशिश करते वाले हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो आपका टारगेट है आज का एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में शुरुआती जानकारी प्राप्त करना, ठीक है दोस्तों। चलो इसको थोड़ा सा सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन अ वेरी प्रॉपर वे।
देखिए दोस्तों, जब भी आप इस तरह के कोई भी क्लासेस को सीखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो हमेशा बेसिकली देखो, ज्योग्राफी मैं कहता हूँ एक साइंस है, और इस साइंस को आपको प्रॉपर क्या है, डायग्राम के साथ में बना लेना है। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बना ही सकते हैं। क्या आप बना सकते हैं, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं कि सर हमारे सबसे नीचे ट्रोफोस्फेयर, फिर स्ट्रैटो, फिर मीजो, फिर थर्मोस्फेयर और बाद में एक्सोस्फेयर है। तो टोटल अगर आपके पास में देखा जाए तो मुख्य 4 लेयर है और उसके बाहर का बहिर्मंडल है आपका, ठीक है ना। सो 4 लेयर कौन कौन सी हैं, शोभ, समताप, मध्य व आयन मंडल। इसके बाहर एक्सोस्फेयर देखा जा सकता है ना, तो वो जो अंतरिक्ष में मिल जाता है। ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी। किस तरीके से आप कोई चीज को इमेजिन कर पाते, क्योंकि ज्योग्राफी कैसा सब्जेक्ट है, कैसा विषय मूलतः, ज्योग्राफी या भूगोल एक तरीके से जितना आप डायग्राम्स के थ्रू, इमेजिनेशन के थ्रू समझ पाएंगे ना, उतना आप किताब को पढ़ लेने से नहीं समझ पाएंगे। जो किताब में पढ़ रहे हैं उसको आप इमेजिन कर पा रहे हैं क्या, उससे एक कहीं न कहीं एक परिचित्र, एक परिदृश्य आपके दिमाग में बन पा रहा है। अगर आप अपने दृष्टिपटल पे उस कंसेप्ट को ऑडियो विजुअल वे में कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो मान के चलिए ये चैप्टर अच्छे से कवर होगा दोस्तों आपका, ठीक है ना। हमारा एटमॉस्फेयर देखा जाए ना दोस्तों, एक्चुअली तो ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पे हमारे इस एटमॉस्फेयर पे देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। कितने परसेंट है सर नाइट्रोजन, 78% के करीब नाइट्रोजन देखा जा रहा है आपके पास में। फिर कहा जा रहा है 21% के करीब ऑक्सीजन देखा जा रहा है सर आपके पास में, और 1% से भी कम बाकी की जो मात्रा है उसमें अन्य गैसेस पाई जाने वाली है, ठीक है ना। तो यह एटमॉस्फेयर में बेसिकली होगा क्या सर, मुख्यतः 3 चीजें होने वाली है कि सर एक तो होगा सर इनमें गैसेस होगी, दूसरा क्या होगा सर आपके पास में सर वाटर वेपर होगा, है ना, जलवाष्प होगा, तीसरा क्या होगा सर इसमें डस्ट मॉलिक्यूल्स होंगे ना, धूल के कण होंगे। ऑब्वियसली वायुमंडल में धूल के कण तो प्रायः देखे जा सकते हैं, और हमने कई बार इनको देखा भी, आभास भी किया। गाड़ी चलाते वक्त कई बार आंख में कचरा गिर जाता है, वो है क्या, वो मिट्टी जो हमारे ही इसी वायुमंडल में कहीं न कहीं हवा के साथ में तैर रही होती है, और वो आप फील कर पाते हो उसको, यस और नो। सो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। अब यह जो आपका वायुमंडल है, इसको ओवरऑल तो हम कहते हैं सर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कहीं के ट्रेस गैसेस हैं, जलवाष्प हैं, है ना, धूल के कण हैं। परंतु गुरुवर यहाँ पे हम ऊंचाई के साथ भी बेसिकली जो है लेयर्स को ब्रेक कर सकते हैं। सबसे नीचे शोभ मंडल ट्रोफोस्फेयर, फिर है स्ट्रेटोस्फेयर, है ना आपके पास में, है ना, फिर है जिसको समताप भी कहते हैं, फिर है मीजोस्फेयर, है ना, मध्य मंडल, फिर है थर्मोस्फेयर जिसको हम लोग कहते हैं ताप मंडल, और उसके पश्चात आता है एक्सोस्फेयर, बहिर्मंडल, जहां पे एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष के साथ में मिल जाता है दोस्तों। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। यहां तक आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कितनी लेयर्स हैं वह पता होनी चाहिए। ये देखिए सबसे नीचे ट्रोफोस्फेयर, है ना, पृथ्वी की सतह से 14 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पे आपको ट्रोफोस्फेयर देखने को मिलेगा, जहां पे बादल होंगे, है ना, जहां पे मौसम संबंधी काफी परिघटनाएं यहां पे देखने को मिलने वाली। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर जो है आपके पास में पृथ्वी की सतह से लगभग आपके पास में 50 किलोमीटर की हाइट पे देखने को मिलेगा। इसमें ओजोन लेयर भी होगी। कौन सी लेयर होगी आपके पास में, इसमें यहाँ पे ओजोन लेयर भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कई वेदर बलून्स वगैरह इसमें देखेंगे। फिर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मीजोस्फेयर, मीजो मतलब मध्य मंडल, इस मध्य मंडल के अंदर देखेंगे आप तो मीटियोरॉइड्स वगैरह काफी जलने के कारण तापमान भी बढ़ सकता है जरा आपके पास में, राइट। फिर सबसे ऊपर है मीजोस्फेयर से भी ऊपर क्या है दोस्तों आपके पास में, थर्मोस्फेयर, यहाँ पे ऑरोरा देखने को मिलेगा, यहाँ पे आइनोस्फेयर देखने को मिलेगा, फिर एक्सोस्फेयर। तो ये डायग्राम आप एक बार देख लीजिए, ये पूरी क्लास का सारांश है जो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ट्रोफो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और सबसे ऊपर एक्सोस्फेयर, है ना, 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे, जहां सैटेलाइट्स वगैरह घूमेंगे, ठीक है। चलो आओ इसको थोड़ा सीखते समझते हैं। आप चाहो तो एनसीईआरटी की जो अपनी क्लास की बुक है उसको साथ में लेके बैठ सकते हैं, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग उससे भी डेवलप होगी। हमारी पृथ्वी जो है, हम इसके चारों तरफ की अन्य अन्य लेयर्स को बेसिकली स्टडी करने की कोशिश करेंगे, है ना। कितनी ऊंचाई पे पाई जाती है, उसमें कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं, उसका कंपोजिशन क्या होगा, है ना, और उसका तापमान क्या हो सकता है, उसकी विशेषता क्या हो सकती है, उस विशेषता के पीछे के गुणधर्म या लक्षण क्या है ना, क्या कारण है कि उसमें वो विशेषता पाई जाती। उन चीजों को सहजता से जान लेना इस चैप्टर को कंप्लीट करेगा। आप देख पा रहे होंगे एनसीईआरटी में मात्र 3 पेज दिए गए। हम कोशिश करेंगे कि इन 3 पेज से भी बियॉन्ड जाए और आपके अंडरस्टैंडिंग को और सॉलिडिफाई करके
दिखाएं दोस्त। सो वायुमंडल में बेसिकली क्या है, गैसों का मिश्रण पाया जाता है सर आपके पास में, जो पृथ्वी को चारों ओर से ढके हुए हैं। इसमें मनुष्य और जीव जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी मिलेगी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो वायुमंडल है, जिसको हमने 4 अलग अलग लेयर्स के अंदर विभाजित किया, और हम कहते हैं कि सर यहाँ पे गैसेस हैं, जलवाष्प, वाटर वेपर्स है और डस्ट पार्टिकल्स है। सर जितनी भी यह है, इसका 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की 32 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही पाया जाता है। मतलब 32 किलोमीटर से ऊपर अगर देखें गुरुजी, तो हमने तो कहा स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर है आपके पास में, थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। तो सर ये तो 600 किलोमीटर की ऊंचाई पे जा रहा है, और आप कह रहे हैं मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास में, यहां तक की ऊंचाई के आसपास में आप कह रहे हैं कि सर 99% जो है गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट मॉलिक्यूल्स है। जी हाँ, तो आपको पता होना चाहिए इससे ऊपर हवा बहुत पतली हो जाती है, विरल हो जाती हैं, और यहां ज्यादा गैसेस की मात्रा नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। और वायु जो है आपके पास में, जो गैसेस हैं, एयर हैं, वह रंगहीन है, मतलब देयर इज नो कलर। हवा का कोई कलर देखा है आप और मेरे बीच में जो हवाएं हैं, उसका कोई हम विस्तृत कलर, कोई रंग नहीं देख पाते हैं। क्या यह क्लियर है? यस, इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? दिस इज क्वाइट क्लियर, दिस इज क्वाइट क्लियर। ठीक है बच्चा, ऑल ऑफ अस आर वी क्लियर ऑन दिस? दूसरा सर गंधहीन है। जनरली जो गैसेस के अंदर कलर नहीं पाया जाता है, मतलब मैं उन गैसेस की बात कर रहा हूं जो हमारे वायुमंडल में, जो बेसिकली जिस रूम में अभी हम बैठे हुए हैं, है ना, आपके पास में, यहां पे किसी भी प्रकार की क्या नहीं देखने को मिलेगी आपको। यू विल नॉट बी एबल टू सी कि सर कोई भी कलर का, हवा का कोई कलर है या हवा की कोई गंध है, अनटिल एंड अनलेस कोई गैस जो है स्पेसिफिकली जो है धुआं है, गैस है, गंध है, देखी जाए आपके पास में, आसपास में महसूस की जाए। जब यह पवन की तरह बहती हैं तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। जनरली जो ये वायुमंडल में जो ये हवा है, इसको हम महसूस नहीं कर सकते, कहते सर रंगहीन है, गंधहीन है। देखो, किसी चीज को कैसे महसूस कर पाते हो? एक तो स्मेल होती है तो महसूस कर पाते हैं सर। दूसरा कैसे महसूस कर पाते हैं सर हम, कि सर दिखता है, कलर होता है तो महसूस कर पाते हैं, फाइन। पर सर यहाँ पे तो दोनों ही नहीं है, तो सर आप महसूस कैसे करेंगे? तो सर जो हवा तब महसूस होती है ना, जब वह पवन की तरह, विंड की तरह बहना शुरू करती। तो जब यह बहना शुरू करती हैं और आपके फेस पे स्ट्राइक करती है, आपके शरीर पे स्ट्राइक करती है, तो आपके तो हाँ हवा बह रही है, हवा बह रही है ना, देयर इज अ विंड, है ना, ये याद रख सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो ओवरऑल वायुमंडल में क्या क्या चीजें हैं? 3 चीजें हैं। पहला मेरे साथ लिखो, गैस, दूसरा जलवाष्प, और तीसरा धूल के कण होते हैं सर आपके पास में। और ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है कि 120 किलोमीटर की ऊंचाई पे ऑक्सीजन की मात्रा ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तो मात्र 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती हैं, है ना। सो यहाँ पे कौन कौन सी महत्वपूर्ण गैसेस हैं? नाइट्रोजन पाई जाएगी आपके पास में सर्वाधिक, फिर है ऑक्सीजन 21, और फिर है 1% से भी कम बाकी अन्य तमाम गैसेस पाई जा सकती हैं, ठीक है ना। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने बेसिकली यहाँ पे अर्थ के अंदर पाई जाने वाली गैसेस, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस का एक विवरण दिया है, जो मैं आपके सामने साझा करता हूं। हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन लगभग 20.9%, लगभग हम इसको कहते हैं कि सर ये 21% के आसपास में देखने को मिलती है। नाइट्रोजन है गुरुजी वह 78%, 78% है ना। अब 21 और 78 मिलकर के कितना हो गया सर आपके पास में? लगभग 99 हो गया, 99 के करीब हो गया सर, बिल्कुल। अब बाकी 1% गैसेस बची है। उन 1% गैसेस में भी सर्वाधिक होती हैं आपके पास में 0.93% होती हैं आर्गन। क्या होती है? आर्गन गैस होती है आपके पास में। हम कहते हैं ना सर कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कि सर कार्बन डाइऑक्साइड जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, CO2 एक्सहेल करते हैं, है ना। और कई वेहिकुलर इमिशन में भी CO2 कहीं न कहीं उत्सर्जित किया जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, CO2 मार्केट जो आपके पास में एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.003% तक ही बेसिकली CO2 देखा जा सकता है ना। बाकी अन्य भी गैसे हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, मीथेन, नियॉन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड जेनॉन, काफी नॉन रिएक्टिव गैसेस आपको एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगी। इसका यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है मार्स, मंगल पे सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैसेस मिलती हैं? वो ये कह रहे हैं कि सर आपका मंगल है ना, जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, जबकि मंगल पे बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 96% वहां पे, है ना। अब सोचो सर वहां 96% अगर CO2 है तो क्या
वहां पे जीवन संभव है? नहीं है सर, नहीं है सर। क्या ऑक्सीजन है? आप देख पा रहे हैं ऑक्सीजन तो यहाँ पे कहीं देखने को भी नहीं मिल रहा है गुरुजी, कहीं देखने को नहीं। नाइट्रोजन जो हमारे यहाँ 78%, वो यहाँ कितनी है? मात्र 2%। जो ऑर्गन हमारे यहाँ पे लगभग 0.9% है, वो यहाँ पे 1.9% के करीब आर्गन भी देखने को मिलेगी। बाकी ट्रेस गैसेस में देखेंगे, जीनॉन, वाटर वेपर, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नियॉन, मीथेन, क्रिप्टॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एसिटाइलिन, ये सारी ट्रेस मतलब बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाने वाली गैसेस है ना। आपको मात्र इसका संज्ञान होना है, यह आपकी एडिशनल इन्फो है, ठीक है। अब वायुमंडल का संगठन है वो आप यहां लिख सकते हैं कि सर वायुमंडल में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन गैस व बाकी अन्य गैसेस जो है 1% से भी कम पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है सर आपके पास में? 0.03% के करीब होती है। आइए इसको लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम क्लाइमेट के एंगल से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे उस वक्त, क्यों? क्योंकि जो सूर्य की आने वाली सौर विकिरणें हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल से पृथ्वी तक पहुंच जाती है, पर पृथ्वी से वही हीट, वही रेडिएशन, वही प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात पृथ्वी को कर देती हैं गर्म, और पृथ्वी से वापस कुछ विकिरणें, कुछ पार्थिव विकिरणें इंफ्रारेड की फॉर्मेट में निकलती हैं, वह CO2 के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। मतलब जो प्रकाश, जो उष्मा, जो हीट पृथ्वी तक पहुंची है वह वापस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाती हैं, और इसी एटमॉस्फेयर, इसी वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2, जैसे मेथेन, जैसे वाटर वेपर है ना, बादलों में जलवाष्प होती हैं, यह भी एक तरह की क्या है आपके पास में? ग्रीन हाउस गैस है। यह पृथ्वी से निकलने वाली पार्थिव विकिरणों को, इंफ्रारेड रेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अब कोई भी गैस जो हमारे वायुमंडल में उपस्थित है वह कहीं न कहीं इन विकिरणों को, इन ऊष्मा को, इस हीट को, इस गर्मी को एब्जॉर्ब, अवशोषित करेगी। क्या वह गर्म हो जाएगी? डेफिनेटली सर। तो क्या वह हमारे एटमॉस्फेयर को भी गर्म करेगी? डेफिनेटली सर। अतएव पृथ्वी कहीं सूर्य के आने वाली विकिरणों में से कुछ भाग जो हैं वापस एटमॉस्फेयर के बाद में अंतरिक्ष में नहीं जा पाता, वह एटमॉस्फेयर में ही रह जाता है। इसी कारण पृथ्वी का तापमान मेंटेन रहता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए लगातार उन सौर विकिरणों को एब्जॉर्ब भी करती हैं। उनमें से कई भाग जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम सौर विकिरणों के बारे में और सौर बजट के बारे में, है ना, क्या क्या होता है हीट बजट, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना बता रहा हूं कि सर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम कह रहे हैं ना 0.03 है हमारे एटमॉस्फेयर में, पर गुरुजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पीछे का कारण यह है कि यह पार्थिव विकिरणें जो हैं पृथ्वी से आने वाली, पार्थिव मतलब पृथ्वी, पार्थिव मतलब पृथ्वी से निकलने वाली विकिरणें, है ना, रेडिएशन जो निकलती है, जो कि हीट है। पृथ्वी भी गर्म होती है, राइट, अर्थ भी तो गर्म होती है। जब सूर्य का ताप आता है पृथ्वी को गर्म करता है ना, और पृथ्वी से भी कुछ विकिरणें निकलती हैं, और ये विकिरणें हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी, ये CO2 उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, और वातावरण को गर्म कर लेगा। इसीलिए हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एक रीजन कार्बन डाइऑक्साइड भी है, CO2 भी एक महत्वपूर्ण रीजन माना गया है। तो यह सौर विकिरणों के लिए तो पारदर्शी है। मतलब क्या हुआ सर आपके पास में कि सर जब सूर्य की विकिरणें पृथ्वी तक आती हैं तो सर ये एटमॉस्फेयर जो है उससे आराम से अंदर आ जाती हैं, परंतु पृथ्वी से टकरा करके जो सौर विकिरणें जाती हैं, CO2 जैसी गैसेस हैं, वाटर वेपर जैसी गैसेस हैं, उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। सौर विकिरणों का एक पार्ट, एक अंश जो है वो इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पार्थिव विकिरणों का, और इससे कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंबित कर दिया जाता है, वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण यहाँ पे पूरी पृथ्वी के ऊपर एक हीट, एक उष्मा, एक गर्मी मेंटेन रहती है। दूसरी गैसों का आयतन स्थिर है, जबकि पिछले कुछ दशकों में जीवाश्म ईंधन के जलाने के कारण, जैसे पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, है ना, तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसका आयतन कहीं न कहीं लगातार बढ़ रहा है, और यह क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, कहीं न कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव को जन्म देने वाली रीजन उसके पीछे है, यह है। तो इसी कारण बेसिकली यह हवा का टेम्परेचर, एयर का कहीं के टेम्परेचर, तापमान, वह भी बढ़ा देती हैं। फिर बात करते हैं दूसरी महत्वपूर्ण, ओजोन। ओजोन वायुमंडल की दूसरी महत्वपूर्ण घटक है। जो ओजोन को देखो,
ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है। ओजोन को क्या लिखा जाता है, O3 लिखा जाता है। केमिकल रासायनिक फॉर्मूला ये है। अब ये जो ओजोन है ना आपके पास में, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही पाई जाती है। हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ पाई जाती है, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में देखो ये ओजोन लेयर, ये जो लेयर देखने को मिल रही है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर। तो पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे, कितनी, ऑलमोस्ट एवरेज 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे पृथ्वी के चारों तरफ ओजोन लेयर जो है उच्च वायुमंडल में देखने को मिलने वाली है। CO2 के जैसे ही यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है ना, जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यह एक फिल्टर की तरह कार्य करता है और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को, जिनको हम कहते हैं यूवी रेस, अल्ट्रा वायलेट रेस, है ना, अल्ट्रा वायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें, उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उन्हें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोक देती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ही स्लाइड पे आपको 2 होमवर्क करना है। पहला बताएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, दूसरा बताएंगे एक ओजोन लेयर का क्या कार्य होता है। ये दोनों ही ऑप्शंस बनते हैं। तीसरा है सर आपका जलवाष्प। अब हम जलवाष्प की, वाटर वेपर की बात करते हैं, है ना, जो हवा के अंदर बेसिकली आप देख पा रहे होंगे कि जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित होती है और एक परिवर्तनीय गैस है आपके साथ में, है ना, जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। सबसे ज्यादा जलवाष्प कहां देखने को मिलेगी आपको, पृथ्वी के सतह के आसपास में, जहां पे हम बैठे हैं वहीं पे है। आप कहेंगे कैसे सर, फ्रिज से एक वाटर बॉटल निकालो और रखो तो अपनी टेबल पे, क्या होगा, उसके एटमॉस्फेयर में जितनी भी हवा है आसपास में आपके कमरे में, वो सारी की सारी हवा में जो भी जल है, वह जल वाटर वेपर है, वह कंडेंस होने लग जाएगी उस पानी की बोतल के चारों तरफ। समझने की कोशिश करो। तो वो बाहर पानी कैसे आया, तो उस सतह के, ठंडी सतह के बाहर जो कंडेंसेशन, संघनन जो हुआ है, वो ये दर्शाता है कि आप ही के इस कमरे के अंदर, इसी हवा के अंदर बेसिकली क्या है, जलवाष्प भी निहित है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपके पास में कि यह ऊंचाई के साथ साथ बेसिकली घटती जाती है। सबसे ज्यादा कहां है, जहां हम बैठे हैं, जहां हम बैठे पृथ्वी की सतह के सरफेस के आसपास सबसे ज्यादा मात्रा में जलवाष्प देखने को मिलते हैं। अपितु जबकि जैसे जैसे हम ऊंचाई में आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे कम हो जाती है ना। जहां पे गर्मी ज्यादा है, जहां पे आर्द्र उष्ण कटिबंध है आपके पास में, ह्यूमिड टेम्परेट एरिया होगा आपके पास में, वहां पे हवा में 4% तक बेसिकली यहाँ पे जलवाष्प पाई जाती है। ध्रुवों के एरिया में जाएंगे जहां पे बारिश ही नहीं हो रही, जहां पे गर्मी नहीं पड़ रही है आपके पास में, रेगिस्तानों में जाएंगे आपके पास में, तो वहां पे जलवाष्प वायु में बहुत ही कम होती है, 1% से भी कम होती है सर आपके पास में। इसको याद रख सकते हैं, है ना, इजीली याद रख पाएंगे इसको कि सर यह ट्रॉपिकल एरियाज में तो 4% तक देखने को मिलती है, ध्रुवीय एरिया में, जो पोलर एरिया है, वहां पे 1% जलवाष्प है हवा के अंदर। बाकी डेजर्ट कहीं भी, जैसे हमारा थार मरुस्थल हो, अटाकामा डेजर्ट हो, कोई लद्दाख डेजर्ट हो, वहां पे बेसिकली 1% से भी कम जलवाष्प होगी। ये फिर कह रहा है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बेसिकली क्या है आपका, हीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है, आपको गर्मी देखने को मिलेगी, एंड हेंस यहाँ पे जलवाष्प ज्यादा होगी, है ना। जैसे जैसे मैं ध्रुव की तरफ जाऊंगा जलवाष्प कम हो जाएगी, और सूर्य से निकलने वाले ताप के कुछ भाग को अवशोषित करती है ना। तो सूर्य से जो एनर्जी निकलती है, ये वाटर वेपर जो होगी उसको एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारी जलवाष्प क्या करती हैं, वह सूर्य से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, संग्रहित करती हैं। इस प्रकार यह एक ब्लैंकेट की तरह कार्य करती हैं तथा पृथ्वी को न तो अधिक गर्म होने देती है और ना अधिक ठंडा होने देती हैं। जलवाष्प वायु को स्थिर और अस्थिर होने में भी योगदान देती है। तो वायुमंडल में कितनी जलवाष्प है, उससे वायुमंडल स्टेबल भी हो सकता है, जरूरत से ज्यादा हो तो अनस्टेबल, अस्थिर भी हो सकता है। तो हम देख सकते हैं सर जलवाष्प सबसे ज्यादा कहाँ है, इक्वेटोरियल रीजन में है, क्योंकि सर सूर्य की सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा रेडिएशन इसी क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिल रही है। सर ध्रुवों की तरफ जाओगे तो देखो जलवाष्प की मात्रा कम हुई कि हाँ हुई सर। अब जलवाष्प के पश्चात आता है डस्ट मॉलिक्यूल। देखो वायुमंडल में कई छोटे छोटे डस्ट और ठोस कण पाए जा सकते हैं सर, ठीक है ना, और हवा बेसिकली उसको उड़ा के भी ले जाती है, उसमें क्षमता होती है। तो छोटे कण विभिन्न स्रोत से आते हैं, जैसे समुद्र का नमक है ना, जैसे कोई महीन मिट्टी है, जैसे कोई धुएं की बेसिकली जो कलिमाएं होती है, धुआं उठता है तो उसके साथ में कोई छोटी छोटी काली काली राख उठती हैं, कालिमाएं हैं, है ना, राख है, पराग मतलब पता होगा आपको, एंथर एंड पोलन,
है ना, जो आपके पास में पुष्प पे होते पराग, है ना, एंतर, वो हवा के साथ वो भी तो उड़ते हैं, है ना। फिर हैं धूल के कण हैं, उल्काएं जो अंतरिक्ष से आती हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर से होकर के बेसिकली पृथ्वी पे टकराती हैं। उससे पहले एटमॉस्फेयर में जलती भी तो हैं धू धू करते हुए। तो जो उल्का पिंड आते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में लगातार हवा में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में घर्षण करते हैं, आग लग जाती है। तो आग लगने से धुआं, घर्षण के कारण बेसिकली उसके कई कण होंगे, वो भी एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेंगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि है ये धूल कण, इसमें कुछ तो भार होगा। अब जो चीज भारी होगी उस पर गुरुत्वाकर्षण लगेगा। तो सोचने की कोशिश करो कि यह एटमॉस्फेयर में कहां पाए जाएंगे। अपर एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा होंगे कि लोअर में? कि नहीं सर, हम कहेंगे सर लोअर एटमॉस्फेयर, निचले जो वायुमंडल है उसमें सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो धूलकण प्राय वायुमंडल के निचले भाग में पाए जाते हैं। फिर भी संवहनीय वायु। अच्छा, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं पे भी तापमान बढ़ता है। तापमान क्यों बढ़ा? कि सर सूर्य की गर्मी ज्यादा है ना। कहीं भी तापमान बढ़ा, उसके कारण उसके एरिया के आसपास का एरिया क्या हो गया, वो सतह क्या हो गई, गर्म हो गई। जैसे ही वह सतह गर्म हुई, उसके आसपास की जो है हवा भी गर्म होगी, और वह हवा गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है। ऐसे जब हवाएं ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है ना, तो ऐसे ऊर्ध्व गति हवा की ऊपर तरफ करना, इसको कहा जाता है कन्वेक्शनल करंट। क्या कहा जाता है? कन्वेक्शनल करंट, है ना। इसको कहा जाता है संवहन धारा। और यह संवहन धारा क्या करती है? सपोज इस एरिया में बेसिकली धूल है, मिट्टी है, ये इस धूल और मिट्टी के कणों को भी अपने साथ में लेकर के बेसिकली क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अब समझ में आया आपको एटमॉस्फेयर में ऊपर भी क्यों धूल के कण पाए जाते हैं? क्योंकि सर गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है कन्वेक्शन करंट संवहन धाराओं के साथ। तो संवहन धारा क्या है? गर्म हवा ऊपर की तरफ उसका प्रवाह होना, इसी को संवहनीय वायु प्रवाह कहा जाता है। ये काफी ऊंचाई तक 1 2 3 4 5 7 8 10 किलोमीटर तक ये बेसिकली धूल के कण ऊपर लेके जा सकती है। पर याद रखने की कोशिश करना, है ना, कि ये धूल के कण जो हैं सबसे अधिक कहां पाए जाएंगे? उपोष्ण और शीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं। इसमें सूखी हवा के कारण बेसिकली यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। जो विषुवतीय और ध्रुवीय प्रदेशों की तुलना में यहाँ अधिक मात्रा में डस्ट मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। और धूल और नमक के कण आर्द्रता ग्राही केंद्र की तरह काम करते हैं। अब जैसे ऊपर जाएंगे तो ये यहाँ पे वाटर वेपर भी तो है ना, अभी अपने पढ़ा पिछली स्लाइड पे, जो जलवाष्प होती है। तो ये जलवाष्प जो है वो भी तो इस पानी के साथ में, इस हवा के साथ में ऊपर जाएगी। तो ऊपर जाकर के इस डस्ट मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ ये पानी की बूंदे क्या कर जाएगी? कंडेंस कर जाएगी। पानी की बूंदे क्या कर जाएगी? इस तरीके से यहाँ पे कंडेंस कर जाएगी। कंडेंस का क्या मतलब हो गया? संघनन। क्या कर दिया इसने? संघनन कर दिया। और जैसे इसका संघनन हो गया, यह प्रॉपर वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देखने को मिलेगी। और यही वाटर ड्रॉपलेट जरूरत से ज्यादा बड़ी हो गई तो यह वर्षा के रूप में नीचे आएगी, है ना, यह रेनफॉल कॉज करेगा। तो सोचो अगर हमारे वायुमंडल में ये छोटे छोटे ठोस कण ना हो, तो यह ऐसे धूल के कण हो या फिर कोई सॉल्ट मॉलिक्यूल हो जो हवा के साथ ऊपर गया है, वही बादल बनाने के लिए कारक होता है। बादल कैसे बने? जलवाष्प से, वाटर वेपर से। वही जलवाष्प का संघनन हुआ, वह गैस से तरल अवस्था में आ गया, वह पानी की अवस्था में आ गया वाष्प से, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या हुआ कि सर यहाँ पे एक केंद्र मिल गया, एक सेंटर मिल गया, एक सतह, एक सरफेस मिल गई। वो सरफेस क्या था? वो ये धूल का कण था सर, जो अपर एटमॉस्फेयर में जाकर के बादलों को बनाने का कारक बनता है। तो अगर सोचो जो मिट्टी हमारे घरों में दिखती है, हमारे एटमॉस्फेयर में दिखती हैं, अगर यह मिट्टी ना हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो क्या बादल बनेंगे? नहीं बनेंगे सर। मिट्टी का होना कितना जरूरी है, डस्ट का होना कितना जरूरी है, इस तरह के आर्द्रता ग्राही केंद्रों का होना कितना जरूरी है कि जी सर बिल्कुल, यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है? अवश्यम भावी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है सर आपके पास में। तो ये धूल और नमक के कण ही आर्द्रता ग्राही केंद्र बनते हैं, ठीक है ना। और जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होती हैं और मेघों को, बादलों को बनने का कारण बनती हैं। तो वायुमंडल में अगर ये छोटे कण, ये धूल ना होती, तो बादल ना होते, तो बारिश ना होती, तो नदियां ना होती, तो सभ्यताएं ना होती, ना आप होते, ना हम होते, ना यूपीएससी होता। समझ में आई? तो ईश्वर प्रदत्त इस दुनिया में, है ना, कि जो भगवान गॉड अल्लाह ने ये जो दुनिया हमारे लिए बना के दी है, प्रकृति ने, नेचर ने, उसका
कितना सुंदरतम यूज हो सकता है, कितना सुंदरतम यूज है सर आपके पास में, कि सर इसमें एक छोटे कण का भी प्रयोग निहित है, कि सर एक धूल का जो एक डस्ट पार्टिकल होता है, जैसे अभी अगर मैं आपको सरफेस पे कह दूं, है ना, दिस इज, जैसे अभी यहाँ पे सरफेस पे बेसिकली अभी आपकी अंगुलियों के ऊपर भी बेसिकली जहां पे टेबल है, अगर आप हाथ फेरने वाले हैं वहां पे, तो भी आपको बेसिकली क्या देखने को मिलेगा सर, डस्ट के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। अब मेरे भाई मेरे बहन सोच, इस डस्ट का भी यूज है, तो आप तो इससे बहुत ही हजारों लाखों करोड़ों इससे भी ज्यादा है ना, लाइक यार थाउजेंड्स एंड बिलियंस ऑफ द टाइम बिगर देन दिस, तो आपका प्रयोग क्या ईश्वर ने तय किया होगा, सोचा है कभी? नहीं सोचा ना, अब सोचो कि सर एक डस्ट का यूज है इस प्रकृति में, इस नेचर में, तो सर मैं तो इससे बहुत ही बड़ा ईश्वर की, भगवान की, अल्लाह की एक सुंदरतम कृति हूं, तो क्यों ना मैं उस उद्देश्य को खोजूं कि ये डस्ट बारिश करवा सकती है, तो सर मेरा भी तो कुछ यूज होगा, है ना। देखो यार ज्योग्राफी पढ़ो, पर कहीं ना कहीं साथ साथ पे अपने अपने व्यक्तित्व को बेसिकली जो है टटोलते रहो, उसमें सुधार करना जरूरी है, क्योंकि यह हर बार कहा जाता है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम्स या पीएससी जैसे एग्जाम्स व्यक्ति का नहीं, व्यक्तित्व का परीक्षण है। यू शुड ऑलवेज लुक, है ना, जब इंटरव्यू में जाओगे तो पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा आपसे? पहला प्रश्न कि मेरे भाई ये बताएं, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, मिस्टर XYZ और मिस XYZ, व्हाई यू वांट टू बिकम एन सिविल सर्वेंट, आपको सिविल सेवा अधिकारी ही क्यों बनना है, क्यों IAS बनना है, क्यों PCS बनना है? क्या आपने उसके पीछे का रीजन या इसका प्रत्युत्तर सोच रखा है? अगर सोच रखा है तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, व्हाई यू वांट टू बिकम एन सिविल सर्वेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले 3 मुख्य घटक के बारे में हमने जानकारी ले लिए कि कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, जलवाष्प क्या है, क्या रोल है, कहाँ कितनी पाई जाएगी, वह धूल के कण कहाँ कितने पाए जा सकते हैं, इसकी क्या महत्वता है, वह हमने बेसिकली एक सारगर्भित ढंग से सीखी है दोस्तों। अब हम बेसिकली यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो आओ आगे बढ़ो। सबसे पहली जो चीज मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सूर्य से आने वाली रोशनी, विकिरणें, रेडिएशन, सोलर रेडिएशन पृथ्वी पे पहुंचती है आपके पास में, ठीक है ना, और वो जैसे ही आपके पास में पृथ्वी पे पहुंचती है उसमें से कुछ अंश वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है, पर याद रखना कुछ भाग पृथ्वी एब्जॉर्ब भी करती है, अवशोषित भी करती है, समुद्र के अंदर हो चाहे महासागरों पे हो, महाद्वीपों पे हो, ठीक है ना, और वो हीट पूरा पृथ्वी पे सर्कुलेट होती है। अब क्या होता है, उसमें से कुछ भाग जो है हीट जो है अर्थ वापस रेडिएट करती है, तो जो पृथ्वी रेडिएट करती है उसमें से कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा ट्रैप कर दिया जाता है, अवशोषित कर दिया जाता है। यहाँ पे जैसे हमने कहा ना, CO2 है, मैथेन है, जलवाष्प है, ये एब्जॉर्ब करके वापस इसको भेज देती है। और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज होती है, जैसे आपके पास में एग्रीकल्चर है, लैंड क्लियरिंग है आपके पास में, उसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं, और जैसे ये धुआं ग्रीन हाउस गैसेस ये ज्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा यहाँ पे अवशोषित करने वाली है, ये हीट को ट्रैप करने वाली है, और इसके कारण पूरे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने वाला है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या समझ में आया? पूरा समझ में आया हमको। पर इस ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या ये प्राकृतिक है? बिल्कुल सर। क्या ये पृथ्वी के लिए, प्रकृति के लिए जरूरी है? जरूरी है सर। जरूरत से ज्यादा पृथ्वी को ठंडा नहीं होने देता, जरूरत से ज्यादा गर्म नहीं होने देता, जितना हीट आया उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट किया, कुछ अपने पास रखा और पृथ्वी का एक टेम्परेचर मेंटेन रखा। पर अभी मानव जनित कारणों के कारण कई सारी ऐसे वेहिकुलर इमिशंस होते रहते हैं, जिसके कारण इंडस्ट्रीज हैं, व्हीकल्स हैं, है ना, ईंधन जलाने के कारण ये ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 है, मीथेन है, अत्यधिक बढ़ गई हैं। इनके अत्यधिक दोहन और उत्सर्जन के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि चाहे प्राकृतिक हो CO2, चाहे मानव जनित कारकों से हो, यह अंततः करने तो वही काम वाली हैं। यह क्या करेगी आपके पास में? यह एब्जॉर्ब करेगी, यह इन पार्थिव विकिरणों को एब्जॉर्ब करेगी और ओवरऑल अर्थ को क्या करेगी? हीट कर डालेगी, है ना। तो सूर्य से आने वाली विकिरणें लगातार पृथ्वी को हीट करती हैं, इनमें से कुछ वापस पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भी निकल जाती हैं, पर अगर देखोगे वायुमंडल के अंदर ही कुछ जो है वो ट्रैप होकर के वापस अर्थ की तरफ भी रिफ्लेक्ट कर दी जाती है। ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
ठीक है ना। तो यह लगातार अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो अच्छे से, ठीक है। सो पृथ्वी सूर्य से आने वाली विकिरणों का मुख्य अंश जो है वापस रिफ्लेक्ट करती है, उसका कुछ भाग ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा अवशोषित करके पृथ्वी के वायुमंडल में एक तापमान को मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। कौन सी होती है वो? सोलार रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, वो एब्जॉर्ब करती हैं पृथ्वी से आने वाली, पृथ्वी भी तो गर्म हुई है ना सूर्य के ताप के कारण, तो पृथ्वी से आने वाली पार्थिव विकिरणें जिनको हम कहते हैं इंफ्रारेड रेस, है ना, जिनको हम क्या कहते हैं आपके पास में? इंफ्रारेड रेडिएशन। इन पार्थिव विकिरणों को वह एब्जॉर्ब करती हैं, यह याद रख सकते हैं, ठीक है बच्चा, यह याद रख लेना। तो यह प्राकृतिक है, बिल्कुल सर, पर जरूरत से ज्यादा अगर CO2, मीथेन, N2O जैसी गैसेस एब्जॉर्ब हुई, अगर रिलीज हुई, तो वह इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट को, देखो तो नॉर्मल ग्रीन हाउस इफेक्ट तो चलेगा, पर सर अगर एक्सेसिव हो गया तो पृथ्वी पे एवरेज जो टेम्परेचर है वह बढ़ जाएगा। अच्छा, जब तापमान बढ़ा तो हुआ क्या सर? समुद्र का जलस्तर बढ़ गया, क्लाइमेट पे प्रभाव पड़ गया, एल नीनो ला नीना होने लग गया, जलवायु प्रभावित, वर्षा प्रभावित, मॉनसून प्रभावित। भारत कृषि प्रधान देश है, इंडिया इज एग्रीकल्चर मेजर इकोनॉमी एंड हैंस, अतएव अगर भारत के अंदर वर्षा या मॉनसून बर्बाद हो गया तो, अगर वह फेल हुआ तो क्रॉप फेल, फसलें बर्बाद सर, फसलें बर्बाद हो गई तो भारत गांव में रहता है, गांधी जी कह के गए हैं, और गांधी जी के अनुसार यह भी है कि अगर इंडियन एग्रेरियन इकोनॉमी खराब हुई, अगर हमारी एग्रीकल्चर खराब हुआ, अगर हमारी कृषि खराब हुई, तो उस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है ना। गांव देहात में लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख की खेती करते हैं, तो वो अच्छे से बेसिकली जो है अपने घर के जो भी कार्य हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे उनके त्योहार हो, अपने जीवन का स्तर हो, अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। पर सोचो खेती ही नहीं हुई, उल्टा उन्होंने जो 50,000 लाख रुपए जो भी उन्होंने बेसिकली एक्स अमाउंट जो है खेती में डाला था वह भी डूब गया, तो कर्ज में गया ना बेचारा वो तो। हाँ, तो अब लिविंग स्टैंडर्ड और खराब, स्कूल सरकारी, या फिर घर पे बैठ जाओ या फिर मजदूरी करने जाओ, क्या होगा? जीवन स्तर कम होगा। तो हम इन प्राकृतिक घटनाओं के साथ में मानव जनित कारणों को जोड़ करके ये बता सकते हैं किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा, और उस जलवायु परिवर्तन के कैसे आर्थिक सामाजिक प्रभाव पड़ सकते हैं, और वह आर्थिक व सामाजिक प्रभावों का ही अध्ययन करना और उनका अध्यापन करना, उनकी एक समग्र जानकारी रखना आपके लिए अति आवश्यक होने वाला है आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों आर वी क्लियर? एक होमवर्क करने वाले हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है? क्या है आपका? हरित गृह प्रभाव, ठीक है ना। और ये लिख के कहां पे आप सेंड करने वाले हैं, शेयर करेंगे आप लोग? जे सर PW UPSC पे, ठीक है। चलो दैट्स इट, क्लियर है ये सारा कुछ क्लियर है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं आपके पास में, है ना। सूर्य से आने वाली विकिरणें पृथ्वी को गर्म किया, पृथ्वी से जो विकिरणें निकली वह बादलों में जो जलवाष्प है या CO2 एटमॉस्फेयर में, CH4 एटमॉस्फेयर में, NO2 जो एटमॉस्फेयर में, वो एब्जॉर्ब कर लेती, वापस कुछ रेडिएशन पृथ्वी की तरफ भेज देती है, तो यह पूरा पृथ्वी को क्या रखती है? एक तरीके से गर्म रखती है, एक हीट मेंटेन रखती है। अगर यह मात्रा इनकी बढ़ गई तो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ गई तो कहीं ना कहीं तापमान बढ़ जाएगा। सारा इसके पीछे क्लियर रीजन भी है कि सर सबसे पहले तो CO2 इसलिए बढ़ी क्योंकि सर लैंड यूसेज जो है वो बदल रहा है ना। आप वनों को काट रहे हैं, और वनों को काट करके जो CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं उसकी जगह पे आप बेसिकली क्या लगा रहे हैं? इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, कल कारखाने लगा रहे हैं, है ना। इसके कारण हो रहा है, और काफी सारे सप्लाई चेन में उन्होंने काफी सारी चीजें बताई आपके पास, प्लेंटी ऑफ द थिंग, लैंड यूज चेंज होने के कारण एग्रीकल्चर जो है वो एक्सपेंशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं, फार्म्स बढ़ रहे हैं आपके पास में, है ना। खेती से भी बेसिकली आपको पता होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट से भी बेसिकली क्या है आपके पास में? ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से CO2 इमिशन होता है, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, है ना। जब आप पैकेज कर रहे हो तो कुछ मशीनें चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आई? कोयले के जला करके आई, है ना, कोयले से CO2 निकला। ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, गाड़ी के अंदर क्या है? पेट्रोल है, डीजल है, उससे भी, है ना। तो काफी सारी चीजें जो हैं ये सब मिलकर के बेसिकली क्या चलाती है? आपका लाइव स्टॉक यूसेज है, लैंड यूसेज है, क्रॉप प्रोडक्शन है ना, आपका प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, रिटेल, वेस्टेज है। इन सब चीजों से ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट बढ़ रहे हैं। अच्छे से समझ में आया? चेहरे पे मुस्कुराहट रखो और कॉन्फिडेंस बरकरार रखो। चलो, तो
अभी हमने बेसिकली, अगर मैं आपको एनसीईआरटी के एंगल से पढ़ा रहा ना खाली, तो शुरुआत में ही लिखा था, लिखो पहली लेयर शोभ, फिर समताप, फिर मध्य, फिर ताप और फिर बहिर्मंडल, है ना। हमको समग्र अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी जरूरी है। अगर ये समग्र अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होना मेरे भाई, तो क्या होगा, अंततः एग्जाम के अंदर हाँ डब्बा गोल हो जाएगा। और हमें डब्बा गोल नहीं करना है, हमें तो फतह हासिल करनी है। तो याद रख सकते हैं हम लोग, वायुमंडल की कई परतें, पृथ्वी की सतह से 16 किलोमीटर तक शोभ मंडल है, फिर है जहां शोभ मंडल की बाउंड्री आ जाती है, उससे ऊपर क्या होगा फिर आपके पास में समताप मंडल, लगभग औसत ऊंचाई 11 से 30 किलोमीटर। फिर है आपके पास में ओजोन, इसी समताप मंडल में पाई जाती है 30 से 35 किलोमीटर की 30 से 50 किलोमीटर की एवरेज ऊंचाई के ऊपर। फिर है आयन मंडल देखने को मिलेगा इससे ऊपर, है ना। फिर है जब आपके पास में लगभग अगर देखेंगे ना, तो यह 500 किलोमीटर से भी ज्यादा बेसिकली जो है आपका पूरा एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। सबसे निचली लेयर शोभ मंडल ट्रोफोस्फेयर, ऊपर वाली आपके पास में समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मध्य मंडल मीजोस्फेयर, फिर ताप मंडल थर्मोस्फेयर, बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। चलो अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं। वायुमंडल में अलग अलग घनत्व की, मतलब डेंसिटी अलग अलग है। घनत्व किसका होगा सर, गैसेस, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स, है ना। ज्यादा कहीं अगर ज्यादा पाई जाएगी, कहीं कम पाई जाएगी। सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन कहीं ज्यादा है तो कहीं कम देखने को मिलेगी, है ना। इनका टेम्परेचर भी अलग होगा, डेंसिटी भी अलग होगा, है ना। तो इस आधार पे कि सर यहाँ पे टेम्परेचर और डेंसिटी कैसा है, यहाँ पे टेम्परेचर डेंसिटी कैसा है, टेम्परेचर डेंसिटी कैसा है, टेम्परेचर डेंसिटी कैसा है, उसके आधार पे हमने इन लेयर्स को ऊंचाई के साथ साथ बेसिकली यहाँ पे बनाया है। तो पृथ्वी की सतह के पास घनत्व अधिक होता है। अब देखो, गैसेस हैं, वाटर वेपर हो चाहे डस्ट हो, उनमें भार होता है, और पृथ्वी के अंदर होता है गुरुत्वाकर्षण। तो वो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचेगा या नहीं खींचेगा, है ना, अपनी तरफ आकर्षित करके बांध के रखेगा, यस, यह अट्रैक्ट करके रखेगा। रादर मैं ये कहूं कि पूरा पृथ्वी का वायुमंडल जो है, यह पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही पृथ्वी का ग्रेविटी के कारण ही बंधा हुआ है। अगर अर्थ की ग्रेविटी ना हो तो यह एटमॉस्फेयर कभी का गायब हो जाए सर। तो सबसे ज्यादा सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन जो है वह अर्थ की सरफेस के पास सबसे नीचे रहेगी। तो यहां पे ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी बेसिकली घनत्व भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट यहाँ ट्रोपोस्फेयर में, उससे कम स्ट्रेटो में, फिर ऊंचाई के साथ मीजोस्फेयर में और कम, थर्मो में और कम, और एक्सोस्फेयर में तो बहुत ही कम। ठीक है, तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल के 5 विभिन्न स्तर में बांटा गया है। कौन से हैं मेरे साथ में बोलो, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, और आपके देखो एक बाह्य मंडल है, फिर है बहिर्मंडल, है ना, 5 बाह्य मंडल एंड बहिर्मंडल। ठीक है ना, चलो इनको लिख लीजिए और फिर हम लोग आउटर एंड देन एक्सोस्फेयर। चलो मूविंग अहेड, शोभ मंडल जो है वह कहां से कहां पाया जाता है, इस ये डायग्राम बना लेना प्लीज, ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो और यही आपको एग्जाम के लिए भी यूज करना है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से लगभग आपके पास में 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या पाया जाता है, जहां पे बादल देखने को मिलेंगे, जहां पे आपके पास में एटमॉस्फेरिक सारे वायुमंडल के जितने भी फिनोमिनाज, घटनाएं, परिघटनाएं हैं वो सारी देखने को मिलेगी, वो है शोभ मंडल में। ठीक है, अच्छा, शोभ मंडल जहां खत्म हो गया वो है शोभ सीमा, ट्रोपो कहीं कहीं ये ट्रोपोस्फेयर है, ट्रोपोस्फेयर जहां खत्म हो वहां पे ट्रोपोपॉज है। फिर इसके ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल जो है वह 12 किलोमीटर से, जहां से ये खत्म हुआ शोभ मंडल से मध्य मंडल के बीच, 12 से 50 के बीच में, और इसी के बीच में कहीं 25 किलोमीटर की हाइट पे क्या देखने को मिलता है, ओजोन रेखा। कहां पे, 25 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन रेखा देखने को मिलती है ना। जितने भी ये हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, ये कहां शोभ मंडल में उड़ेंगे, नहीं सर, ये यहां से पृथ्वी से टेक ऑफ जरूर करेंगे। टेक ऑफ करके कितनी ऊंचाई पे फिर उड़ते हैं कि सर ये लगभग 12 किलोमीटर से ऊपर, मतलब ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, है ना, इस समताप मंडल में उड़ते हैं। तो जब ये समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं तो इनको फिर ये कोई भी बादल हो, कि बारिश हो, कि लाइटनिंग हो, बिजली घटने की घटनाएं हो, कुछ भी परेशान नहीं करता है ना। फिर इसको जब लैंड करना होता है तो वापस धीरे से लैंड कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समताप मंडल की हाईएस्ट ऊंचाई है 50 किलोमीटर। इससे ऊपर जो है मध्य मंडल है, मेसोस्फेयर है। 50 से 80 के बीच में मेसोस्फेयर पाया जाएगा, मध्य मंडल पाया जाएगा। इसमें उल्कापात या उल्का पिंड जो भी आएगा वह पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करते ही जो गैसेस पाई जाएगी, जो ऑक्सीजन पाई जाएगी, उनके साथ घर्षण होकर के ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलने लग जाएगा। तो जो उल्का पिंड है वो कहीं न कहीं जल के राख हो जाएगा, डस्ट में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। इसका कुछ बचा कुछ भाग जिसको मीटियोराइट कहते हैं, RITE, मीटियोराइट, वह
पृथ्वी की सतह तक भी पहुंचेगा आपके पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्कापात या फिर उल्कापिंड कहीं न कहीं जो है आप पर आकाश में देख पाते हैं, तो वो जब जल रहा होता है ना, वो मेसोमंडल की घटना है ना, मध्य मंडल की घटना है, तो 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे। फिर आप देखने की कोशिश करेंगे 80 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर तक, यह है आपका थर्मोस्फेयर तापमंडल। क्या है? थर्मोस्फेयर तापमंडल। यहां पे आपके पास में आयनोस्फेयर, आयंस वगैरह पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम क्लास के आगे पढ़ने वाले अगली 1-2 स्लाइड्स में, है ना। फिर 700 से बाहर लगभग कई हजारों किलोमीटर तक जो है आपका क्या है? बाह्य मंडल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। पांचों समझ में आया? सोब, समताप, मध्य, ताप व बाह्य मंडल। आ भी क्लियर? इतना लिख लिया तो काफी। अब याद रखना है कि ऊंचाई के साथ साथ में इनका टेम्परेचर भी कम होता है। जो तापमान देखो 0 डिग्री से कम होता है। अपन अभी बैठे हैं रूम में, टेम्परेचर होगा 10, 15, 20, 25, 30 डिग्री, राइट। जैसे जैसे मैं ऊंचाई में ऊपर बढ़ रहा हूं, जैसे यहाँ पे किलोमीटर्स में ऊंचाई, ठीक है ना, 10 किलोमीटर, 50, 80 और 400 किलोमीटर ऊंचाई में जैसे जैसे मैं ऊपर उठ रहा हूं, वैसे वैसे तापमान कम हो रहा है। देखो 20 से 0 हो गया, 0 से -20, -40, -60। तो ये कहा जाता है कि इस सोब मंडल में मैं सतह से जब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे आता हूं, सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे आता हूं, तो तापमान लगभग -50 डिग्री तक चला जाता है। 50 डिग्री तक चला जाता है। समताप मंडल में यह तापमान वापस बढ़ने लगता है, ठीक है ना, और मध्य मंडल में वापस घटने लगता है, यहां तक ये तापमान -80 तक चला जाता है। फिर वापस बहिर्मंडल में, क्योंकि सूर्य की सबसे ज्यादा रेडिएशन, आयंस वहां पे देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आपके पास में टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। पर बहिर्मंडल फिर वापस आपकी सतह से 700 कई हजारों किलोमीटर ऊपर तक है, तो इतना मैटर नहीं करता। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स को एक बार फिर से देख लो बच्चा। सबसे नीचे ट्रोफोस्फेयर, बादल मौसम संबंधी घटना है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर, फिर थर्मोस्फेयर, है ना। ये सारी चीजें याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। तो वायुमंडल की सबसे निचली लेयर कौन सी है? सोब मंडल, है ना। ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई है पृथ्वी की सतह से, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ की सतह से लगभग 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है ना। 13 किलोमीटर कितना है दोस्तों? 13 किलोमीटर की एवरेज हाइट तक देखने को मिलती है। ध्रुव के आसपास में 8 किलोमीटर, कितनी है? ध्रुव के आसपास में 8 किलोमीटर तक ये होगी आपके पास में। विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर तक, ये याद रखना। इक्वेटोरियल एरिया में ये थोड़ी एक्सपेंडेड होती है ना। इक्वेटोरियल एरिया में थोड़ी ज्यादा ऊंचे तक, क्योंकि हवाएं ऊपर उठती है ना, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, इस कारण जो आपका शोभ मंडल है, ट्रोपोस्फेयर है, वो इक्वेटोरियल एरिया में ज्यादा ऊंचाई पे है और पोलर एरिया, ध्रुवीय क्षेत्र में कम है। एवरेज पूछा जाए तो 13 किलोमीटर याद रख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ तेज वायु प्रवाह के कारण, ताप के कारण अधिक ऊंचाई व संवहन किया जाता है। तो ज्यादा टेम्परेचर है इस एरिया में, तो बेसिकली क्या होगा? इक्वेटोरियल एरिया में ज्यादा ऊंचाई के ऊपर हवाएं जाती हैं। जलवाष्प, धूल के कण भी यहाँ पे पाए जाएंगे। मौसम संबंधी जितने भी परिवर्तन, बादल बनने हो, बारिश होनी हो, बिजली कड़कनी हो, ये सारी चीजें यहीं पे होगी। फिर कहा जाता है कि जैसे जैसे मैं कह रहा हूं ना कि सर ऊपर 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 कितना 13 किलोमीटर ऊपर जाके ये खत्म होगा, तो सर आप 165 मीटर, 1 मीटर कितना होता है? ये मेरा हाथ देखिए, माउस जहां पे है, यहां से लेकर के इस कंधे तक, यह 1 मीटर की ऊंचाई है। ऐसे लगभग 165 मीटर, 165 मीटर अगर मैं ऊपर जाता हूं तो 1 डिग्री तापमान कम आता है ना। अब सोचो आप जहां पे बैठे हो, टेम्परेचर सर सपोज 20 डिग्री, तो मैं 165 मीटर ऊपर जाऊंगा ना हवा में, तो तापमान होगा 19 डिग्री, 1 डिग्री कम हुआ। फिर और 165 डिग्री गया तो 1 और डिग्री कम होगा। तो शोभ मंडल में, ट्रोफोस्फेयर में 165 मीटर ऊंचे गए तो तापमान कितना कम हुआ? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ आपके पास में, ठीक है ना। तो जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर यही है, क्योंकि आप और हम, पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे बेसिकली कहां पाए जाते हैं? इसी ट्रोफोस्फेयर में पाए जाते हैं। हाँ या ना बच्चों? हाँ या ना? क्या ये सब इसी ट्रोफोस्फेयर में पाए जाते हैं? बिल्कुल गुरुजी, ठीक है ना। सो हमारा ट्रोफोस्फेयर बहुत ही जरूरी है। यहां से ये हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, है ना। 13 किलोमीटर की एवरेज हाइट हम बताते हैं, और ये ट्रोफोस्फेयर लगभग ध्रुवों के आसपास में आते आते 8 किलोमीटर ही है। कितना है? 8 किलोमीटर ही है। क्यों? क्योंकि सर यहां तो ज्यादा गर्मी है ना, इस ट्रॉपिकल एरिया में तो ज्यादा हीट है, तो सर हवाएं ज्यादा बेसिकली ऊपर की तरफ उठेगी, है ना। और यहां पे बेसिकली क्या है? कम गर्मी है, तो यहां हवाओं का अवतलन हो रहा होगा, हवाएं डिसेंडिंग डाउन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऊंचाई कम है, यहाँ ऊंचाई ज्यादा है। लगभग ऊंचाई हमको बताए सर 18 किलोमीटर। एवरेज हम क्या बताए थे कि सर एवरेज कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो लिख देना 13 किलोमीटर के करीब है सर आपके पास में, ठीक है ना। और
इसमें सारी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं पाई जाएगी। और 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते ही 1 डिग्री तापमान कम होगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी की सबसे नीचे की यह आपके पास में लेयर है जहां पे आपको एटमॉस्फेरिक सारे फिनोमिनन्स देखने को मिलेंगे, और ऊंचाई के साथ में टेम्परेचर भी कम होगा। कितना होगा कि सर 165 मीटर ऊपर गया तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। चलो, तो सरफेस पे जो तापमान है ऊंचाई के साथ में बेसिकली क्या होगा, ब्लू का मतलब है ठंडा होना। जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तापमान कम होगा, जैसे जैसे मैं ऊंचाई से पृथ्वी की सतह की तरफ आऊंगा तो लाल का मतलब है तो गर्म, तो ये धीरे धीरे गर्म होगा। तो जो भी हवा ऊपर उठती है, कभी भी मैं भविष्य में आपको बताऊं ना, देखो यहां से हवा गर्म होकर के ऊपर उठ रही, तो गर्म हवा मतलब लाल, तो गर्म हवा ऊपर उठ रही है, पर 165 मीटर ऊपर गई 1 डिग्री कम हुआ, फिर और कई 1 डिग्री और कम हुआ, ऐसे 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 वो बहुत ऊपर तक जाती हैं, कई मीटर्स ऊपर तक जाती है, हजारों मीटर ऊपर जाती हैं, कई किलोमीटर ऊपर जाती हैं। तो क्या उसमें तापमान लगातार कम होगा, और एक ऊंचाई के पश्चात उसका तापमान कितना हो जाएगा कि जहां संघनन शुरू हो जाए, कंडेंसेशन शुरू हो जाए। तो ये गर्म हवाएं ऊपर उठती है, हमने कहा कन्वेक्शन करंट, कहीं कहीं इसको हमने क्या कहा आपके पास में, कन्वेक्शन करंट का हमने, है ना। और यह करंट, यह धाराएं, यह वायु प्रवाह ऊपर की तरफ तो चलता रहता है सर। ये गर्म हवाएं ऊपर उठ के ठंडी होती, और यही ठंडी हवाएं अगर नीचे की तरफ आती हैं तो पृथ्वी के आसपास है तो गर्म हो जाती। इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हर वायुमंडल की लेयर के अंदर बेसिकली क्या होगा आपके पास में, यहां पे इनके टेम्परेचर में कमी आएगी। आप देखेंगे कि सर तापमान कम हो रहा है ना, जैसे जैसे ऊंचाई में ऊपर बढ़े तापमान कम हुआ, ठीक ना। इसको लैप्स रेट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, लैप्स रेट कहा जाता है। तो मैं कहता हूं कि सर अगर मैं 1 किलोमीटर ऊपर गया हवा में, तो सर इसका क्या मतलब है, सर 6.5 डिग्री तापमान कम हो गया, 6.5 डिग्री तापमान कम हो गया। इसको याद रख सकते हैं, कैन वी जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इंडीड वी कैन रिमेंबर। तो इसी कारण यहां पे जहां पे सतह पे आप और हम बैठे हैं, जहां पे आप और हम बैठे हैं, यहां से हवा गर्म, 40 डिग्री तापमान है, हवा गर्म है, गर्म हवा ऊपर उठी, एक ऊंचाई पे गई, तापमान कम हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर उठी, तापमान और कम हुआ, फिर थोड़ा और ऊपर उठी, तापमान और कम हुआ। धीरे धीरे यह बादलों में कहीं न कहीं संघनित होने लग जाती हैं जलवाष्प, ठीक है ना, और ये इस तरीके से दिखता है। तो अपर एटमॉस्फेयर में हमको बेसिकली बादल देखने को मिलते हैं। बहुत ही बेसिक सा फिनोमिना है, और ये डायग्राम आपने कई बार देखा होगा, है ना, कि हर लेयर के अंदर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, कुछ लेयर्स में इंक्रीज भी होता है, पर सर वो 0 डिग्री से ऊपर नहीं जा पाता, तो तापमान ओवरऑल कम ही रहता है ऊपर भी, ठीक है। तो सोम मंडल से ऊपर समताप मंडल है, जहां सोम मंडल ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है और समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर शुरू हो रहा है, उसके बीच की सीमा को कहा जाता है सोम सीमा, उसके बीच की सीमा को कहा जाता है सोम सीमा, ट्रोपोपॉज, है ना। विषुवत रेखा के आसपास में बेसिकली सोम सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री होता है। मतलब जहां पे हमारा सोम मंडल सबसे पहली लेयर खत्म होती है ना, यहां पे टेम्परेचर कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 0 डिग्री पे बर्फ जम जाती है, -80 डिग्री के ऊपर है। ध्रुवों के आसपास में अगर चले जाएंगे तो आपका 45 डिग्री के आसपास में होता है, और यहां पर तापमान स्थिर होने के कारण सोम सीमा इसको कहा जाता है। तो समताप मंडल इसके ऊपर 50 किलोमीटर है, तो यहां पे ट्रोपोपॉज सोम सीमा से ऊपर क्या है, समताप मंडल, है ना। तो इसी 12-18 किलोमीटर की हाइट से 50 किलोमीटर की हाइट तक, 50 किलोमीटर ऊंचाई तक ये पाया जाएगा। और ये समताप मंडल जो है हमारा, ये एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इसमें ओजोन परत पाई जाएगी। इसमें क्या पाई जाएगी आपके पास में, ओजोन लेयर। क्या है, ओजोन लेयर है यहाँ पे। और ये ओजोन लेयर जो है आपके पास में, वो सूर्य से आने वाली कई पराबैंगनी किरणें होती है ना, तो जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, कई प्रकार की होती है यूवी रेज, वो पृथ्वी पे पहुंचने से इनको रोक देती है, एब्जॉर्ब कर देती है, एक तरह का फिल्टर का काम करती है, और पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र और हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो जो हमारी पृथ्वी है ना, इस समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। कितनी, पृथ्वी से लगभग 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाई जाती है ना, लगभग 5 से 10 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई, थिकनेस होती है। और सूर्य से आने वाली कई विकिरणें हैं, उनमें से जैसे ये अल्ट्रा वायलेट, देखो वॉयलेट बैंगनी कलर की जो विकिरणें है ना, उनको एब्जॉर्ब कर दिया। देखो सूर्य से आई अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें, बैंगनी कलर की किरणें हैं, इनको ये एब्जॉर्ब कर देगा, आगे एंट्री ही नहीं है भैया इनको। बाकी जो नॉर्मल रेडिएशन वो पृथ्वी तक पहुंच रही है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये पृथ्वी तक पहुंचे तो कई लोगों को यहां पे स्किन कैंसर हो जाएगा, है ना। यूवी रेज क्या कॉज करती है आपके पास में, स्किन कैंसर कॉज करती है। स्किन कैंसर
कॉज कर सकती है, ठीक है ना। तो सोचो सर, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक फिल्टर लगा दिया है, प्रकृति नहीं, पृथ्वी से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पे वायुमंडल में, बहुत ही श्रेष्ठतर बात है सर अपने आप में ही। तो ये जो मध्य मंडल है आपके पास में, वो समताप मंडल के ऊपर, अब हम समताप के भी ऊपर बात करेंगे तो मीजोस्फेयर है, स्ट्रेटो के ऊपर क्या है, मीजोस्फेयर। और ये मीजोस्फेयर जो है आपके पास में 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है आपका, है ना। स्ट्रेटो से ऊपर क्या है, मीजो, मध्य मंडल। तो यह बेसिकली मध्य मंडल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और इसमें भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता है, जैसे जैसे ऊपर उठूंगा टेम्परेचर कम होगा, है ना। और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर यह लगभग माइनस में 100 डिग्री हो जाता है। तो मीजोस्फीयर के आसपास में मैं पहुंचा तो ये कितना है, माइनस में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस जोन में, इस जोन में, मीजो मंडल में, मध्य मंडल में, ठीक है ना। अब जहां मध्य मंडल खत्म होगा उस लेयर को मैं क्या कहूंगा, इस लेयर को जहां मध्य मंडल खत्म होगा, यह सर मीजोपॉज कहलाएगा, मध्य सीमा कहलाएगा आपके पास में, है ना। इसके ऊपर आयन मंडल, तो आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर का एरिया है ना। और यहां पे बेसिकली क्या है कि सर सूर्य से कई सारे चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं, कई सोलर विकिरण आ रही है, वो लगातार हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऊपर 100, 200, 300, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पूरा एक चार्ज पार्टिकल्स का, जो यहाँ पे गैसेस पाई जाती उन्हें भी चार्ज कर देते। चार्ज मतलब धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, धनात्मक या ऋणात्मक, इस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स हमारी पूरी पृथ्वी की सतह के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्रॉपर लेयर बना देते हैं, आयन लेयर। इसको कह सकते हैं आयन मंडल, है ना, आयन मंडल कह सकते हैं। तो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है, और यह विद्युत आवेशित कण यहां पे पाए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स, यहां पे चार्ज पार्टिकल्स पाए जाएंगे, है ना। तो यह चार्ज पार्टिकल्स या तो पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, धनात्मक या ऋणात्मक आवेशित होंगे, और इसी कारण क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे ये आयन पाए जाते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, है ना। काफी आयन्स पाए जाते हैं सर यहाँ पे। और पृथ्वी से भेजी गई कोई भी रेडियो यहाँ पे जो है आपके पास में तरंग होगी, वह इस लेयर से टकरा करके वापस पे पृथ्वी पे लौट आती। इसी कारण रेडियो कम्युनिकेशन संभव है। यहां से यहां की दूरी हो सकती है 50 किलोमीटर, कितनी, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, परंतु रेडियो वेव मैंने यहां से भेजी जयपुर से आकाशवाणी से, वो आयन मंडल से टकराई और 200, 300, 100, 50, 5, 10, 15 किलोमीटर दूर मैं बैठा अपने घर पे रेडियो सुन रहा और मेरे को सुनाई दे रहा। मतलब यह कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्तर है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेयर है। तो यहां पे चार्ज पार्टिकल्स है, और जहां पे भी चार्ज पार्टिकल है, जहां पे सूर्य की विकिरणों के कारण पार्टिकल आवेशित हो चुके हैं, क्या तापमान होगा, गुरुजी तापमान तो बढ़ना लाजमी है। तो यहां पे ऊंचाई बढ़ेगी, वैसे वैसे आयन मंडल में तापमान भी बढ़ेगा। तो अभी तक जो हम देख रहे थे ना, इन क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ में कम हो रहा था, टेम्परेचर ऊंचाई के साथ में कम हो रहा था और माइनस में जा रहा था, जबकि अब आयन मंडल में क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बढ़ेगा कैसे, वो -100 है, उससे वापस -90, -80, -60, -70, वो अभी भी 0 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है पर इतना भी नहीं बढ़ा कि आप कहोगे 100, 200, 300 डिग्री हो गया, नहीं, वैसे नहीं, ठीक है। माइनस में बेसिकली जो तापमान 100 तक आ गया, वह टेम्परेचर बढ़ने के कारण -100 से -90, -80 वापस कहीं कहीं गर्मी, हीट पैदा होने लग जाती है। तो आप अगर यहाँ पे आयन मंडल में देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, पर याद रखना, थर्मोस्फेयर में तापमान बढ़ते बढ़ते भी यह इतना नहीं बढ़ता कि सर ये 0 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा चले जाए। तो अभी भी टेम्परेचर 0 से कम ही है। फिर 400 किलोमीटर के ऊपर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर वायुमंडल की, जिसको हम कहते हैं बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल के ऊपर बेसिकली जो है आपके पास में बहिर्मंडल होता है ना, और यह सबसे ऊंचा संस्तर है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है अभी भी हमें, क्योंकि इतनी रिसर्च नहीं की गई इसके ऊपर। इस स्तर में मौजूद सभी घटक बहुत ही विरल हैं, बहुत ही माइन्यूट है, बहुत ही लेस कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। हवा भी कम है, गैसें भी कम है, डस्ट मॉलिक्यूल कम है, जलवाष्प भी कम है, तो धीरे धीरे ये बाहर अंतरिक्ष में मिल जाता है। तो अब हमें समझ में आया ना, जहां पे हम हैं ट्रोफोस्फेयर है, बादल होंगे, मौसम होगा, सारी घटनाएं होगी। फिर स्ट्रेटोस्फेयर, है ना,
फिर है मीजोस्फीयर, फिर है थर्मोस्फीयर, फिर है एक्सोस्फीयर। अब इसमें एक परिघटना विशेष सी होती है कि सर हम इस थर्मोस्फीयर में कहीं ना कहीं एक ऑरोरा प्रकाश देखते हैं, है ना। लगभग आपके पास में पृथ्वी की ऊंचाई से लगभग 100, 200, 300, 400 किलोमीटर के आसपास थर्मोस्फीयर तापमंडल में यहां ऐसी कुछ प्रकाश हमको देखने को मिलता है, और इस प्रकाश को कहा जाता है ऑरोरा लाइट। यह ऑरोरा लाइट या ये ऑरोरा प्रकाश जो है दोस्तों आपके पास में कहां देखने को मिलता है? उत्तरी ध्रुवों में और दक्षिणी ध्रुव में। मतलब ये हमारे पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पे बेसिकली देखने को मिलेगा। और पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पे यह लाइट्स क्या नाम से जानी जाती है? उत्तरी ध्रुव पे जानी जाएगी ऑरोरा बोरियलिस, और दक्षिणी ध्रुव पे पाई जाने वाली है आपके पास में इसी लाइट्स को कहा जाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। किस कारण? क्योंकि पृथ्वी की सतह के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वह सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स के साथ में रिएक्ट करते हैं और कुछ हीट, कुछ ऊष्मा रिलीज करते हैं, और वह हीट, वह ऊष्मा, वह फोटॉन्स, वह प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देती हैं, और उन फोटॉन्स, उन प्रकाश को बेसिकली इस रूप में देखा जा सकता है। रीजन क्या है कि सूर्य से कई सारी सोलर विंड्स निकलती हैं जो लगातार पृथ्वी के चारों तरफ एक मैग्नेटिक एक चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र को लगातार बेसिकली प्रभावित करती हैं। परंतु पृथ्वी के कहीं न कहीं ध्रुवों के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमजोर होता है। ये जो सोलर विंड्स आती हैं पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर रही है लगातार, परंतु यह इन ध्रुवीय क्षेत्रों पे, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास में बहुत ही विरल हो जाती हैं, ठीक है ना। और इसके कारण क्या होता है कि सर यह सोलर विंड्स के जो चार्ज पार्टिकल्स है ना, वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगते हैं, और जब ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ये सोलर विंड्स के चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स और आयन एंटर करने लगते हैं, तो यहाँ पे अपर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस पाई जाती है ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, अन्य गैसेस, उनके साथ वो चार्ज पार्टिकल्स रिएक्ट करते हैं, और गैसेस के साथ में चार्ज पार्टिकल्स के रिएक्शन के कारण क्या होगा? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जहां पे टेम्परेचर, हीट, प्रकाश, ताप, ऊष्मा रिलीज हो, उसके कारण क्या है? फोटॉन्स जनरेट होते हैं। क्या जनरेट होते हैं? फोटॉन्स, प्रकाश, और वो प्रकाश ही बेसिकली जो है ऑरोरा कहलाता है, ऑरोरा कहलाता है। याद रखेंगे। तो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इस सोलर विंड्स का एक प्रभाव रहता है ना। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण डायरेक्ट तो बेसिकली यहां पे नहीं देख सकते हम लोग, है ना, कि ये सोलर विंड्स जो हैं वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। पर सर क्योंकि यहां पे उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव के आसपास में सबसे कम बेसिकली जो है आपका क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे बीच में कुछ कमजोर बेसिकली कस्प होता है। कस्प मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कमजोर होता है, तो यह चार्ज पार्टिकल्स यहाँ इस कस्प के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसको कहा जाता है मैग्नेटिक कस्प। क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक कस्प। इस कस्प में एंटर कर जाती, इस कस्प में एंटर कर जाती। जैसे ये समझने की कोशिश करो कि पूरे दरवाजे से बेसिकली कोई ना गुजर पाया, पर कोई एक दरार सी थी, उसे चींटी, दरवाजे के नीचे की छोटी सी दरार होती है है ना, फर्श और दरवाजे के बीच में, और चींटी उसमें से अंदर चली आती है, राइट। ठीक वैसा ही पूरी पृथ्वी को बेसिकली ये है, पृथ्वी के चारों तरफ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वह सुरक्षित रखता है ना। अदरवाइज अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र ना होता, तो यह सौर फ्लेयर, जो ये सूरज से आने वाली जो सौर विकिरण है, अभी तक तो ये पूरे हमारे एटमॉस्फेयर, ओजोन सबको गायब कर चुकी थी, थैंक्स कि यह बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है। और इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमारी पृथ्वी आज भी बेसिकली सुरक्षित है, हमारा आयन मंडल इंटैक्ट है, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी ओजोन लेयर, है ना, वह हर एक चीज जो पृथ्वी को गतिमान, चलेमान रख रही है, वह मेंटेन्ड है। पर यह मैग्नेटिक फील्ड कहीं कमजोर है। मैग्नेटिक कस्प उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास में, यहां पे सोलर फ्लेयर एंटर कर जाती, और जैसे ही ये सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स चार्ज पार्टिकल्स के रूप में एंटर करती हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस कहीं के रिएक्ट करते हैं पोलर कस्प के आसपास में, और वहां पे इस तरह के चार्ज पार्टिकल एक प्रकाश के रूप में दिखते हैं, है ना। तो उत्तरी ध्रुव के आसपास में ये जो प्रकाश है, क्या नाम से जाना जाता है? ऑरोरा बोरियलिस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। जबकि दक्षिणी ध्रुव के आसपास में इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया मतलब ऑस्ट्रेलिया के आसपास में, ये देखो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास में ऑस्ट्रेलिस, है ना, नॉर्वे के अंदर देखने को मिलेगी और ऑस्ट्रेलिया के आसपास में देखने को मिलेगी। यह आ भी क्लियर? तो जब सेलेक्ट हो जाओ, आईएएस बन जाओ, कभी आपको वैकेशन का टाइम मिले तो अपने फैमिली के साथ जरूर जाना। कहाँ? नॉर्वे। तो नॉर्वे में आपको दिखेगी ऑरोरा बोरियलिस, है ना। अगर कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाओगे तो यहाँ दिखेगी ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ठीक है।
चलो अब कुछ क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ तो मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है ना। फिर है वायुमंडल, इसमें कौन सी गैस होगी आपके पास में, नाइट्रोजन। फिर है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा मानव जीवन के लिए क्या महत्वपूर्ण होगी सर आपके पास में, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या शोभ मंडल। हाँ, मानव जीवन के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पास में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है सर, ओजोन भी मध्य मंडल में है आपके पास में, ठीक है ना। फिर कहीं न कहीं हम देखेंगे कि सर यहाँ पे आयन मंडल जो है वो कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, कोई अल्ट्रावायलेट ले के लिए। पर सर शोभ मंडल सबसे ज्यादा जरूरी हुआ क्योंकि सर मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा क्या चीज जरूरी है, प्रकृति जरूरी है, हवा जरूरी है, पानी जरूरी है ना। और वो सबसे 90% बेसिकली कहाँ मिलते हैं, शोभ मंडल में मिलते हैं, ठीक है। चल फिर है समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं, कालीमा, महीन मिट्टी किससे संबंधित हैं, ये सब धूल कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, जल्दी से कमेंट करके बताओ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरणों के लिए पारदर्शी है और पार्थिव विकिरणों के लिए अपारदर्शी, मतलब ऐसी गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और सूर्य से आने वाली, क्या कह रही है कि सूर्य की विकिरणें, सौर विकिरणों के लिए तो वह पारदर्शी है, मतलब ट्रांसपेरेंट है। सूर्य की विकिरणें तो एंटर कर सकती हैं, पर पार्थिव विकिरणें, पृथ्वी से निकलने वाली विकिरणें ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो वापस इनको अंदर भेज देती है। क्या हमने उनको कहीं कहीं ग्रीन हाउस गैस का है, नाम क्या होगा आपका, एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। दैट्स इट। ये क्लास कैसे लगी दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। गोज विदाउट सेइंग हम इस फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम अन्य टेक्स्ट बुक्स को भी आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कोई डाउट आता है, रीच आउट टू मी ऑन द JJ Sir PW UPSC, है ना। आप ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है जगदीश जांगीड़ सर। यहाँ पे जगदीश जांगीड़ सर, यहाँ पे आपको PDF मिलने वाली है ना, तो यू विल गेट द PDF ओवर हियर। इस PDF को लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो अभी आपका ये 7वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्लाइमेट वाली यूनिट में आ चुके हैं। टोटल 14 चैप्टर हैं, बाकी के भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करने वाले हैं। अगला लेसन है कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जो अगले हफ्ते मंगलवार को अपलोड होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद। क्लास कैसे लगी, क्लास को कमेंट जरूर करना। यह लाइक, शेयर और कमेंट बहुत ही जरूरी है ना। आप जितना बेसिकली लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे उतना ही बेहतरीन यह क्लासेस आपको और भी भविष्य में भी मिलने वाली है। क्लास के नोट्स बनाना, कोई डाउट हो तो पूछना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी रेटिंग है ना, आपको पता है अगर आप PW ऐप पे ये क्लास देख रहे हैं तो आप इस क्लास को रेट भी कर सकते हैं ना। आपकी रेटिंग से आपका फीडबैक मिल सकता है ना। और एक फीडबैक मिलता है तो हमें भी एक उत्साह मिलता है, क्योंकि हर रोज बेसिकली हमारी पूरी टीम लगी है आप लोगों के लिए। फॉर व्हाट, नथिंग, जस्ट फॉर योर सिलेक्शन, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। आई गेस इतना बेहतरीन कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, यह मेरा पूरा दावा है आपको। गोज विदाउट सेइंग, आपका पढ़ना जितना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना और उसको लिख पाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो प्लीज नोट्स जरूर बनाएं, डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। सी यू इन अनदर क्लास। जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद। सर्वदा शक्तिशाली एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।